हाँ आकिब चेक करें, स्क्रीन शो है। जी सर, श्योर। ओके। आज के लेक्चर में ज़्यादातर रिवीजन है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट मौका है कि जो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में एब्सेंट थे या फिर किसी और क्लास में एब्सेंट थे, तकरीबन ओवरऑल कोर्स का इसमें आज रिवीजन आ रहा है, ठीक है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट लेक्चर में हमारा ये है ना कि ये वही टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो हमने किया था, उसके बाद होमोजीनियस किया था, उसके बाद एग्जैक्ट किया था, और एग्जैक्ट के बाद फिर नॉन एग्जैक्ट किया था, नॉन एग्जैक्ट के बाद लीनियर, लीनियर के बाद फिर बर्नूली। हम यहाँ तक पहुँचे थे पिछले क्लास तक, ठीक है। अब फ़र्क सिर्फ ये आया, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही फ़र्क सिर्फ ये आया कि मैंने इसके साथ लिखा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके साथ कंडीशंस गिवन होते हैं, और कंडीशंस किस मकसद के लिए गिवन होते हैं वो भी मैं बताता हूँ। एक होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये टर्मिनोलॉजी है कि सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को चेक करते हैं, फिर ये देखते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है, एक सॉल्यूशन है या मोर देन वन सॉल्यूशंस है। उसके बाद उस सॉल्यूशंस में वो जो आपको पता है, सॉल्यूशन में हमारे पास एक सी होता है, सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आखिर आप लोगों ने वो देखा होता है ना, सी। यस सर। वही सी फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन दिया जाता है, उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन होगी। तो अगर x और y की वैल्यू आप पुट करेंगे आंसर में तो फिर आपके पास c आ जाएगा। हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें x होता है, y होता है और c होता है एंड पर। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वही c फाइंड करने के लिए हम वो कंडीशन लगाते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को मैंने दिया होगा कहीं पे, या किसी लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया होगा। मेरे ख्याल है फर्स्ट लेक्चर में किसी जगह पे किया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसके साथ कंडीशन गिवन था, उसमें फिर सी की वैल्यू फाइंड किए थे। जी सर, किया था। अच्छा, तो कंडीशन देने के साथ साथ इसके दो नाम आते हैं। एक होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, और एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और एक है BVP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन होता है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में 2 पॉइंट पर कंडीशन गिवन होता है, बस जस्ट इतना फ़र्क है। लेकिन आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को अभी हम टच नहीं कर रहे, बल्कि हम कर रहे हैं किसको? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, ठीक है। यस सर। फॉर एग्जांपल मैं इधर आ रहा हूँ एग्जांपल की तरफ। यहाँ ये क्वेश्चन देखें, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, और इसी के साथ कुछ कंडीशंस गिवन है। ये कंडीशन देखें, वो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू होगी 1/3। यस। इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आप इन कंडीशन को पहले छोड़ दें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ये किस मेथड से सॉल्व होगा? अब आपका रिवीजन है, आप लोग मुझे खुद मेथड बताओगे ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि पूरे लेक्चर्स में आप लोगों को मेथड कहाँ तक समझ आ चुके हैं। हमने तकरीबन 5 मेथड किए, 5 मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक मेथड किया, फिर होमोजीनियस मेथड किया, फिर एग्जैक्ट मेथड किया, एग्जैक्ट के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किया, और उसके बाद बर्नौली। तो कितने हो गए? जी। कितने हो गए? 5। 5। वही 5 के 5 आप इस लेक्चर में दोबारा रिपीट होते हैं, डिस्कस हो रहे। तो इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ कि एक्टिव रहो ताकि जिस क्लास में आप लोग एब्सेंट थे आपका रिवीजन हो जाएगा। आज के लेक्चर में जस्ट मैंने बाउंड्री कंडीशन नया डाला है, बाकी चीज़ वही रिपीट हो रहा है। तो इस किस्म के सवाल को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जब आ जाए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? सर, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यस, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। गुड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए ऐसा करे कि माइनस वाई स्क्वायर को शिफ्ट कर ले, इस वाई शेप को शिफ्ट कर ले इसके लिए, और इस डी एक्स को शिफ्ट कर ले। एक्स को शिफ्ट मत करे, डी एक्स को शिफ्ट कर ले उधर, डी एक्स को मैं शिफ्ट कर। तो ये देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, दिस इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये x यहाँ पे आ जाएगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो वाई स्क्वायर है ये dy टर्म के लिए आ जाएगा। तो डिवाइड हो गया,
देखिए एक ये आपस में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ गया और एक ये आपस में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आ गया। जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया तो इसका अलग इंटीग्रेशन ले लें। ये देखिए मैंने इंटीग्रेशन लिया है और 1/x का अलग इंटीग्रेशन ले लें। तो यहाँ पर ऊपर पावर ऐड करें, y पावर -2 इंटीग्रेशन में एक पावर ऊपर ऐड करें, एक पावर नीचे ऐड करें, तो y पावर -1 बनेगा। आकिब सही है? जी सर, यस सर। और y पावर -1 से बनेगा 1/y। ये जो आपको माइनस नजर आ रहा है, ये माइनस कहाँ चला गया? सर ये माइनस से कट जाएगा। हाँ, एक -2 + 1 से -1 रहता था ना, तो वो माइनस ने उस माइनस को प्लस कर दिया। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? log x। अभी आपने यहाँ पर c लगाया है, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस कांस्टेंट को मालूम करने के लिए आप ऊपर जाएं और वहाँ पर वो जो कंडीशन लगा है वो पुट करें। मैं इधर देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ही पुटिंग की है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा मुश्किल समझ आ जाएगा। या चलो देख ले, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास y का रिजल्ट ये आ जाएगा। देखिए y = 1/log x + c, दोनों साइडों का रेसिप्रोकल। यस सर। असल में इस फुल टर्म के नीचे 1 पड़ा है, इस फुल टर्म के नीचे क्या पड़ा है? 1। तो वो बटा मैंने 1/y का बटा मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं कंडीशंस पुट कर रहा हूँ, ये देख ले, y की जगह पर वैल्यू पुट हो गई। y की जगह पर क्या वैल्यू है? 1/3। और log 1 x की वैल्यू 1, ये देखिए x की वैल्यू 1 ऊपर गिवन है, x की वैल्यू 1। log 1 जब पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूँ आपको, log 1 कैलकुलेटर आपको 0 देगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ये आपको 0 नज़र आ गया। ये 0 कहाँ से आ गया? ये log 1 की वैल्यू है। ओके। अब आपके पास रिजल्ट ये बना 1/3 = 1/c, 1/3 = 1/c। तो 1/3 = 1/c से c की वैल्यू कैसे आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या रेसिप्रोकल ले लें। 1/3 = 1/c, रेसिप्रोकल ले लें तो c की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना काम करना है कि बाकी सारा प्रीवियस काम है, लेकिन आंसर में एंड पर आपके पास जो c आता है वो c की वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे, और इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन, शुरू वाले कंडीशन, स्टार्ट वाले कंडीशन। कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में किसी ग्राफ में स्टार्ट ले रहे हैं तो ये जो वहाँ ऊपर मैंने x0 लिखा है, यहाँ सिर्फ आपको जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि x0 का मतलब ग्राफ में स्टार्ट वाला पॉइंट। ये आपने स्टार्ट ले लिया कि अगर मेरा x0, अगर मेरा इनिशियल पॉइंट x1 हो तो y की वैल्यू 1/3 है। तो इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये फंक्शंस के ग्राफ का स्टार्ट लेना पड़ता है कि अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो आपका स्टार्ट तो किसी पॉइंट से होगा कि नहीं होगा? किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा ना। तो वो जो स्टार्ट वाला पॉइंट है वो मैंने ये ले लिया कि अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/3। तो फिर मैंने c की वैल्यू फाइंड कर दी और ये c की वैल्यू मैंने यहाँ आंसर में दोबारा पुट कर दी। अब आपको ये वैल्यू c गायब हो जाएगा और y = 1/log x + 3। अब दोनों सॉल्यूशन में देखें, एक सॉल्यूशन में c मौजूद है और एक सॉल्यूशन में c की वैल्यू मौजूद है। जिस सॉल्यूशन में c इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, हाँ, ओके। जनरल सॉल्यूशन मीन कि इस c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जब हमने किसी ख़ास पॉइंट पर बात की जिसमें x और y की ख़ास वैल्यू गिवन थी तो इसकी भी कोई स्पेशल वैल्यू आ गई, तो अब इसको आप जनरल सॉल्यूशन नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब c की वैल्यू आपने पुट कर दी तो जनरल सॉल्यूशन से ये कौन सा नाम बना? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर पेपर में मैं ये मेंशन करूं कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो फिर आप ये बात माइंड में रख लो कि यहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उस c की वैल्यू, c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन ज़रूर मौजूद होगा, x और y की वैल्यू मौजूद होगी। आपके आंसर में 3 चीज़ें आते हैं, x आता है, y आता है और c। तो x और y की वैल्यू पुट करोगे, c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है? हेलो, ओके, यस सर। और अब मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 मेरा ये है कि x sin y = dx × dx
प्लस एक्स स्क्वायर 1 काज वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और इसके साथ ये कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। y ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 है। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी गई है ये x की वैल्यू है। अगर x 1 है तो y की वैल्यू पाई बाई 2। अच्छा, इस कंडीशन को हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस पर नज़र रख लें कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरह सॉल्व करें। हाँ आकिब, जी सर। किस तरह सॉल्व करें? शाबाश। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। देखिए, जब आपके पास वेरिएबल मैक्स पड़े हो ना और उनके बीच में प्रोडक्ट हो, अगर आप इस टर्म में वेरिएबल देखिए, इस टर्म में वेरिएबल मैक्स पड़े हैं, एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है और दोनों के बीच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी एक्स और वाई मैक्स पड़े हैं लेकिन बीच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। तो जब बीच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वहाँ पर इजीली हो सकता है। तो अब अगर आप एक टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करें तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। और ये मैंने इस तरह भी किया है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन वाई। दोनों साइडों को अगर इस पर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ से साइन वाई कट जाएगा और इसके साथ रह जाएगा x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये टर्म देखिए सेपरेट हो गया जी। और राइट्स अगर दूसरी टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन वाई पर डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ब्रैकेट कट जाएगा और काज बाई साइन वाई रह जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें सारा वाई इन्वॉल्व है, एक्स नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद में क्या करता हूँ, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हाँ यस। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन अभी मुझे लेना है और एक मुझे इस टर्म का इंटीग्रेशन लेना है और दोनों टर्म में लॉग रूल अप्लाई होगा। लॉग रूल हम कब अप्लाई करते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको एक रूल लिखा है कि अगर एक टर्म नीचे पड़ा हो और एक टर्म ऊपर पड़ा हो और ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले के डेरिवेटिव से आता हो, ऊपर एफ डैश है नीचे एफ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लें। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है सर? इसका आएगा 2x आएगा और हमारे पास ऊपर से x इन्वॉल्व है। हाँ yes। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें 2 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, 2 तो 2 एडजस्ट करें, एडिंग डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बाई 2। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 एडजस्ट कर दिया, ठीक है। जब 2 एडजस्ट हो गया तो अब मुझे पता चल गया कि नीचे वाले के डेरिवेटिव से ऊपर वाला आता है। सो मैंने क्या ले लिया, देखिए मैंने नेचर लॉग ले लिया ना जी सर। लेकिन एक मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। आगे जी सर। क्या मिस्टेक कर चुका हूँ सर? ये इस तरफ 2 नहीं डाल। असल में जो राइट साइड, असल में इसके फ्रंट पर जो 1/2 था ना वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ सही है जी सर। तो उस 1/2 को आप ऐसा करें कि लॉग रूल पर यहाँ पे इसको शिफ्ट करें, इधर ये पावर के ऊपर आ जाएगा। किधर चला जाएगा, और पावर के ऊपर जाने से ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट। यस सर, अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ओके। अब और दूसरी टर्म को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos y डिवाइड बाय sin y। तो sin y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा मैंने यहाँ पर भी नेचर लॉग ले लिया, इस टर्म में भी मैंने नेचर लॉग ले लिया। और वो जो हम कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसके साथ भी मैंने लॉग लिख लिया। और ये आपको मैंने प्रॉब्लम में बताया था कि जब हर टर्म के साथ लॉग आएगा तो आपने इस कांस्टेंट के साथ भी लॉग लिखना है। अकीब आप लोगों को याद है? जी सर याद। अच्छा, तो अब क्या करता हूँ पता है, यहाँ पर 2 लॉग आ गए, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस log ऑफ साइन वाई। तो ये log रूल है कि जब log में प्लस आता है और उसको सिंगल log में लिखना है तो उन दोनों टर्मों के बीच में प्रोडक्ट डाल दो और एक log लिखो।
ये 9 क्लास की मैथमेटिक्स में लॉग रूल मौजूद है। यहाँ पर मैंने 2 लॉग रूल इस्तेमाल कर दिए। एक तो ये पावर मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये लॉग का रूल है कि अगर फ्रंट पर पावर पड़ा हो तो अगर फ्रंट पर कोई कांस्टेंट नंबर पड़ा हो, जैसा कि मेरे पास 1/2 है, तो इस 1/2 को ऊपर शिफ्ट कर ले, वो जो टर्म है उस टर्म के पावर पे डाल दो। और दूसरा रूल मैंने क्या अप्लाई किया कि जब डबल लॉग हो और बीच में प्लस हो तो उसको एक लॉग में लिख लो और उन टर्मों के बीच में प्रोडक्ट डाल दो। ओके, अब 2 लॉग लिखने से मेरे पास ये फ़ायदा मिला कि बाई इंटी लॉग ये लॉग भी कैंसिल हो जाएगा और ये लॉग भी कैंसिल हो जाएगा। और याद रहे कि इस टर्म पर डेरिवेटिव मौजूद है, इस टर्म पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, सॉरी अंडर रूट है। अब आप इसमें कंडीशन पुट करें कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन वाई इज इक्वल टू सी। मैं अभी पुटिंग कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि x की वैल्यू 1 है। समझ करें, आपकी भी ये कॉल आ रही है, कौन है? हेलो हेलो, अच्छा एक बंदा कह रहा है कि मुझे क्लास में लॉग कर लें, 1 मिनट। हाँ, ये तो काफ़ी सारे बंदे आए हैं लेट। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आकिब देखें x की वैल्यू है 1। मैं जब यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो 1 + 1 से बनेगा 2 अंडर रूट 2 और साइन पाई/2 का मतलब होता है 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 जी सर। ये मैंने यहाँ साइड पे लिखा है ब्रैकेट में, देखें साइन पाई/2 की वैल्यू 1 और यहाँ पर अंडर रूट सिंबल है, ये याद रख लीजिए, यहाँ से मुझसे रह चुका है। तो जब अंडर रूट साइन पाई/2 साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो सी की वैल्यू अंडर रूट 2 रह जाएगी, ठीक है। और ये अंडर रूट 2 पर मैंने क्वेश्चन में वापस पुट कर दिया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, और ये देखिए ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में नया चीज़ क्या है, आंसर में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना और उसमें उसकी मदद से सी की वैल्यू फाइंड करना है। यस, सबर करे, पुख्तून कौम अभी आ रहा है। तैमूर खान, यस सर। किधर थे तुम अभी तक? तैमूर, सॉरी सर, ड्राइविंग में। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तकरीबन हमारा सिर्फ एक केस डिस्कस हो गया, कौन सा? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और ये आपको मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं रिवीजन भी करवाऊंगा प्रॉब्लम में। चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 में, इसमें कंडीशंस गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। y ऑफ 1, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी गई है ये क्या शो करेगा? x, और राइट साइड पर जो वैल्यू है ये -1 शो कर रहा है। लेकिन आपका मेन कंसंट्रेशन अब इस बात पर है कि इस डिफरेंशियल को मैं कैसे सॉल्व करूं। आया इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, पॉसिबल है कि नहीं है? अभी भी आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया कि जब वेरिएबल मैक्स हो और उनके बीच में प्रोडक्ट हो तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, लेकिन जब प्रोडक्ट ना हो उनके बीच में तो फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो सकता। जी सर। जैसा कि राइट साइड में देखो x और y मिक्स है बट दोनों में प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, दोनों नहीं है, x प्लस y है, तो इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नहीं है। तो जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद हमने और भी मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं कि उस पर कोई और तरीका लगा लें। कौन सा तरीका पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद? सोच ले। होमोजीनियस पढ़ा था। तो ये अब मैं होमोजीनियस की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन यार ये जो बंदा आ रहा है लेट उसके साथ क्या करें? हम देखें
अब या इनको ऐड करेंगे या हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ये क्लासरूम तो नहीं ना कि दरवाज़ा खुद ओपन हो जाएगा। हाय हाय, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को देखें। मैंने ऊपर लिखा है कि x dy बाई डी एक्स, ये हमारा प्रॉब्लम है। x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये कैसे बना पता है आपको? वो जो राइट साइड पर dx था उसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। जी सर। मैंने सिर्फ होमोजीनियस फॉर्म के लिए मैंने यही लिखा था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद y बाई एक्स फॉर्म बनाओगे। तो y बाई एक्स फॉर्म कैसे बना? मैंने इसको x पर डिवाइड किया। सही है आके? जी सर। जब x पे डिवाइड किया तो यहाँ से x कट किया, ये 1 बना और ये y बाई एक्स बना। और जब ये y बाई एक्स बना सो द इक्वेशन इज होमोजेनियस। उसके बाद फिर हमने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, सो y इज इक्वल टू वी एक्स। और उसके बाद डेरिवेटिव लिया था बाय प्रोडक्ट रूल के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो एक ये सपोजिशन आप लोगों ने पुट करना है, एक ये सपोजिशन पुट करनी है और एक हमने ये सपोजिशन पुट करनी है। y बाई एक्स की जगह पे v पुट करनी है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। dy बाई डी की जगह पर ये पुट हो गया। देखो ये पूरा टर्म dy बाई डी की जगह पे पुट हो गया ना? हाँ यस सर। और y बाई एक्स की जगह पे क्या पुट हो गया? v। अब क्या होगा? ये जो सपोजिशन आपने यूज़ कर दिया, इसमें ये फ़ायदा होगा कि अब आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा, लेकिन आपके पास नया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। शुरू में हमारे पास था dy बाई डी एक्स, और अब जो न्यू डिफरेंशियल ऑपरेटर बन रहा है वो है dv डिवाइड बाई dx। यस। तो अब हमें v और x का सेपरेशन करना है। तो ये v और ये v कैंसिल, दोनों साइडों से कैंसिल, मतलब सब्ट्रैक्ट v फ्रॉम बोथ साइड। तो आपके पास इतना बना। और अब ऐसा करें कि इस टर्म को शिफ्ट करें, इस फुल टर्म को, इस x को जब शिफ्ट करोगे तो ये 1 ओवर x बनेगा, और ये dx को जब शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाइड में चला जाएगा। और ये हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब आप ले ले इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, dv का अलग इंटीग्रेशन और 1 ओवर x का अलग इंटीग्रेशन। dv के साथ लिखा गया है 1। हाँ आके जी सर। तो 1 के इंटीग्रेशन होगा v और 1 ओवर x इंटीग्रेशन होगा log x। अब आप v को रिप्लेस करें, v की अपनी वैल्यू है y बाई x। तो अब अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो x को उधर शिफ्ट करें तो y इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस c। लेकिन शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वापस आ जाए और पुटिंग द रिजल्ट्स, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यू कहाँ से आ गए? ये दो वैल्यू कहाँ से आ गए कि x इज इक्वल टू 1? ये गिवन थे। यस, ये दो वैल्यू गिवन थे। तो जब ये दो वैल्यू गिवन थे तो मैं जाके पुटिंग कर रहा हूँ। ऊपर देखिए y की जगह पर -1 और x की जगह पे 1। इसको कैलकुलेट करने से मेरे पास ये बना 1 बना। और log 1 की वैल्यू log 1 की वैल्यू 0। तो c की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। ये साथ माइनस लिखा गया ना, ये देखिए -1। तो ये देखिए मैंने c की वैल्यू -1 डाली है। ये c की वैल्यू -1। सबर का आपके एक क्लास फेलो मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहा है। इनका गूगल मीट मेरे ख्याल में ख़राब हुआ था, अब इसको ऐड करना है आई थिंक। हाँ दादा कोई जमा था गूगल मीट मसला था, 1 मिनट सब्र करिए यार आप लोग। किधर से आ रहा है? मोहम्मद बिलाल। चलो अब देखिए आगे।
अब्दुल्ला अब्दुल्ला ज़हूर, एक मिनट सबर, इसके साथ में किधर? आएगा सर, अभी ज्वाइन नहीं की। हाँ आ गए। अब्दुल्ला, हेलो हेलो, ये अब बिल्ली की तरह चुप हो गई ना। हाँ, फिर उधर से ऊपर से मुझे मैसेजेस कर रहा है कि हमें ऐड कर ले। ये टाइम देख ले, पूरा एक लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, और कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 1। और ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करें? ये सर एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। इसके चेहरे पे नहीं लिखा होता, ये हमने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूरा करूँ फिर अगला स्टेप आगे लेके जाएंगे। m इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1, ये m की वैल्यू है, dx के फ्रंट पर जो वैल्यू तो उसको हमने m नाम दिया था, dy के फ्रंट पर जो वैल्यू तो उसको हमने n नाम दिया था। उसके बाद m का डेरिवेटिव लिया था बाय y, तो 2xy और 1 का डेरिवेटिव 0, और n फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया था, तो -1 का डेरिवेटिव 0 और 2xy दोनों पार्शियल डेरिवेटिव बराबर आ गए। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब ये एग्जैक्ट हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि m पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करो और n फंक्शन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, बट दोज फंक्शन विच नॉट कंटेनिंग x। तो जस्ट एक टर्म में x इन्वॉल्व नहीं है, ये देखिए -1 वाला, तो ये -1 मैंने यहाँ पर फार्मूले में डाला और यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका लेंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ ऊपर नीचे एक 1 ऐड हो गया, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आ गया x और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आ गया y। जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x था वहाँ पर x आया, जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y था वहाँ पर y आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ये c की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 1 और y की 0। आके गौर से देखिए, जब ये y 0 पुट करूँगा ये टर्म फुल 0 हो जाएगा। जी सर। और यहाँ पर जब मैं x को 1 दे दूंगा और y को 0 पुट करूँगा तो c की वैल्यू वापस आ रही है क्या? -1, और ये -1 मैंने यहाँ c की जगह पे पुट कर दी, प्रॉब्लम ख़त्म। यस। तो इस लेक्चर में अभी एक एग्जांपल और, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। कितने टाइप्स पढ़े हैं सर? 5 पढ़े हैं। तो मैंने आप लोगों के फ़ायदे के लिए हर एक एग्जांपल्स एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन इस प्रॉब्लम में डाला है। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने पूरी कोर्स का निचोड़ देखना है तो इस लेक्चर्स को देख लें। अगर फिर भी आप लोगों से किसी एब्सेंटी की वजह से ज़ाया हो रहा है तो फिर पोर्टल पर इस वीक को याद रख लें। वीक नंबर 6 का जो लेक्चर है ये हर लेक्चर्स का निचोड़ है, तो वीक नंबर 6 आप लोग माइंड में याद रख लें कि वीक नंबर 6 का हमें लेक्चर्स ज़्यादा देखना है। इसमें सारे का सारा कोर्स आपको रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ऊपर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन गिवन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने ऐसा किया कि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आकिब सही है? जी सर। तो अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद देख ले तो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्यों बनता है? उस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये था कि y के फ्रंट पर जो टर्म पड़ा था उसका नाम हमने p लगाया था, और राइट साइड पर जो फंक्शन आया था उसका नाम हमने क्या रखा था? क्यों रखा था। फिर इंटीग्रल फैक्टर फाइंड किया था p को इंटीग्रेट किया था e के ऊपर। तो ये देखिए मैंने e के ऊपर इंटीग्रेट किया, 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आता है 2x, लिहाजा मैं नेचर लॉग लूँगा और ये e और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा प्लस 1। फिर फार्मूला ये लिखा था कि इंटीग्रल फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल फैक्टर एंड क्यू फंक्शन। तो ये इंटीग्रल फैक्टर पुट कर दिया और ये क्यू फंक्शन साथ साथ पुट कर दिया। दिस इज द इंटीग्रल फैक्टर इनटू y। अब लेफ्ट साइड मेरा इसी तरह आएगा, तो यहाँ से ये ब्रैकेट उड़ जाएगा, ये वाला ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, 4x स्क्वायर आएगा और 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3। अब आप पुटिंग करें, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें,
तो जब x y की वैल्यू 0 पुट करूँगा ये टर्म फुल 0, हाँ Yes, sir. ये टर्म भी फुल 0 हो जाएगा. तो वी गेट c इज इक्वल टू 0. तो ये देखें मैंने c को यहाँ से गायब कर दिया, c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, गायब हो गई. Yes. तो ये सारे टाइप्स डिस्कस हो गए, एक टाइप रह गया, कौन सा? Sir, Bernoulli. बर्नौली अभी दूसरे लेक्चर में आ जाएगा. ठीक है, थैंक यू. Oh. तो दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस लेक्चर में? No, sir. मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, ये जो लोग आए हैं, सोए लोग आए हैं, रैंडमली मैं चेक करता हूँ. अजीज़ुल्लाह, यस सर. शुक्र है आप तो जाग रहे हो. और हसनैन मलिक सो रहा है. हमायून सो रहा है. यस सर. हाँ, ये पठान लोगों का जो लीडर होता है ना, ये भी अक्सर गायब होते हैं मौके से. वो कहता है कि मेरा फौज वैसी भी बहादुर है, मेरा टीम बहादुर है, तो वो लड़ेंगे. हाँ उसामा. यस सर. हाँ न्याज़बीन. यस सर. हसनैन. हाँ न्याज़बीन किधर हो? यस सर. सलमान. सर जी. यस सर. ठीक है, ओके. चलो लोग तो जाग रहे हैं.